हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिटेल में बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। हम देखेंगे कि बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन की ऑलरेडी 3 क्लास आपकी हो चुकी हैं, तो आप भी 3 क्लास एक बार जा कर के ज़रूर देख लो, क्योंकि मैंने उसमें आपको काफ़ी कुछ बेसिक बताया है। और अगर आप बे क्लास मिस करोगे तो आप अपना बेसिक जो है थोड़ा सा वो लूज कर लोगे। तो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि पहले आप छोटी छोटी क्लासें हैं वे 3 क्लास जा कर के देख लो, क्योंकि उसमें मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की कौन कौन सी कंडीशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताई है। आज हम डायरेक्ट जंप करेंगे बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, और ये आपकी लेक्चर नंबर 4 है बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आई होप गाइस सब ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसका नाम है बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। उसी जिस डेट में ये यूट्यूब पर पब्लिक हुआ है उसी डेट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ये आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है आपका यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी लिखा जा सकता था। तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आपका इस बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन को प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब प्रोकैरियोट्स में आपको बता चुका हूँ, प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, और इसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं एंड आपके आर्किया आते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया एंड आपके आर्की बैक्टीरिया आते हैं। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है मैं आपको बता चुका हूँ इससे पिछले, यानी कि आपकी सेल बायोलॉजी वाले यूनिट में। बैक्टीरिया जो होते हैं आपके नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, जबकि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं अब नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना। इनमें और भी ज़्यादा डिफरेंस होता है, लाइक सेल वॉल के बीच में डिफरेंस होता है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस होता है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको जो है वो अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर जा कर के देख सकते हो सेल बायोलॉजी के, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन आपका होता क्या है, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में RNA पॉलीमरेज, क्योंकि भाई साहब ऐसा है कि आपको ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, और करवाना है तो उसके लिए किसी न किसी एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बायोलॉजिकल फंक्शन है। बायोलॉजी में अगर कोई काम परफॉर्म करना है तो उसके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको RNA पॉलीमरेज की। और आपने एक नाम सुना होगा कि 1 मैन आर्मी, ठीक है ना। और ये RNA पॉलीमरेज आपका 1 मैन आर्मी की तरह काम करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो इस लेक्चर के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैं इसको 1 मैन आर्मी बोल रहा हूँ। अब इस RNA पॉलीमरेज का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है ना। क्या नाम बताया मैंने इसका आपको? DNA डिपेंडेंट। अब मैंने इसको DNA डिपेंडेंट क्यों बोला? यहाँ पर सवाल आता है ना कि DNA डिपेंडेंट ही क्यों बोला, क्योंकि भाई साहब ऐसा है। चलो इसका आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। इसका आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज क्यों बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब और समझो थोड़ा RNA पॉलीमरेज के बारे में कि प्रोकैरियोट्स के अंदर या फिर बैक्टीरिया के अंदर केवल सिंगल टाइप का RNA पॉलीमरेज पाया जाता है, यानी कि केवल यही है जो भी है, इसके कोई टाइप नहीं है कि 1 2 3 4, सिंगल आपका RNA पॉलीमरेज पाया जा रहा है। अब ये जो RNA पॉलीमरेज हैं यही आपके तीनों टाइप के RNA को बनाएगा, जिसमें आपके rRNA, mRNA, tRNA, ठीक है ना। ये आपके RNA पाए जाते हैं। तो तीनों टाइप के RNA ही आपके RNA पॉलीमरेज इस सिंगल RNA पॉलीमरेज से बनते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इसमें हमें अलग से कोई फैक्टर नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, आपका RNA पॉलीमरेज ही बना रहा है। तो अब सवाल आता है कि ये कैसे डिसाइड करता है कि कहाँ पर R बनना है, कहाँ पर M बनना है, कहाँ पर T बनना है।
तो ये कैसे डिसाइड होता है? तो सवाल नंबर दूसरा, पहला तो ये हो गया कि आपका डीएनए डिपेंडेंट क्यों कहते हैं। दूसरा सवाल ये हो गया कि इस पे ये डिसाइड कैसे करेगा कि कहाँ पर आपका आरआरएनए बनना है, कहाँ पर आपका एमआरएनए बनना है, कहाँ पर आपका टीआरएनए बनना है, ठीक है ना। तो इसका भी जवाब देखेंगे। अब एक और तीसरी बात इसमें कि ये जो होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है डायरेक्ट मैच्योर आरएनए बनाता है। ये कैसा आरएनए बनाता है? ये डायरेक्ट मैच्योर आरएनए बनाता है। अब ये डायरेक्ट मैच्योर आरएनए क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप यूकैरियोट्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको प्री मैच्योर आरएनए देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर डायरेक्ट या तो फिर आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, टीआरएनए बनेगा, वो भी मैच्योर कंडीशन में। तो आरएनए पॉलीमरेज का इतना फ़ायदा। जबकि अगर यहीं पर यूकैरियोट्स होता है तो वहाँ पर एचएनआरएनए बनता है। ये अब एचएनआरएनए क्या होता है? इस एचएनआरएनए को ही हम हेट्रोटाइप आरएनए बोल देते हैं, ठीक है ना। हेट्रोटाइप आरएनए, फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर जाकर कहीं पर हमारा मैच्योर आरएनए बनता है। कहाँ पर? प्रोकैरियोट्स में। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका डायरेक्ट मैच्योर आरएनए बनना है, तो ऐसा क्यों बनता है भाई साहब, वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, अब इतने सारे काम परफॉर्म कौन कर रहा है? आपका अकेला आरएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा चाहे इनिशिएशन हो, चाहे इनिशिएशन यानी कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन आगे देखेंगे तो उसको 3 भागों में बांटा गया है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो आपका सबसे बढ़िया बात, इनिशिएशन भी आरएनए पॉलीमरेज करा रहा है। अच्छा, इलोंगेशन भी आरएनए पॉलीमरेज ही करवा रहा है, ठीक है ना। और टर्मिनेशन आपके लिए दूसरी प्रोटीन आ जाती है, वो हम देखेंगे आगे चल करके क्या टर्मिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अब आप समझे होंगे कि आरएनए पॉलीमरेज को क्यों मैंने यहाँ पर 1 मैन आर्मी बोला है, ठीक है ना। तो आइए अब थोड़ी सी इस आरएनए के बारे में, हमने इतने सारे फंक्शन तो जान लिए, अब देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर भी जाननी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो देखो भाई साहब, आरएनए पॉलीमरेज जो है 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। ये आरएनए पॉलीमरेज 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। एक को हम कोर एंजाइम्स के नाम से जानते हैं एंड दूसरे को हम सिग्मा फैक्टर के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि सिग्मा फैक्टर कहाँ पर पाया जाता है? बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में, बैक्टीरियल रेप्लिकेशन में, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, या फिर यूकैरियोटिक आपके जो है रेप्लिकेशन में। तो आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिग्मा फैक्टर कहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, सिग्मा फैक्टर का फंक्शन क्या होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। या फिर कोर एंजाइम्स कहाँ पर पाया जाता है, या फिर कोर एंजाइम्स में क्या क्या पाया जाता है, या फिर कोर एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है। ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। इसके बाद ये पूछा जाता है कि जब आपका कोर एंजाइम्स प्लस सिग्मा फैक्टर, ये कोर एंजाइम्स प्लस सिग्मा फैक्टर मिलकर के क्या बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये होलो एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है ना। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, एंजाइम्स का मतलब एंजाइम्स, ठीक है ना। एंजाइम्स क्या है मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन किसी रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि खुद इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जितनी बात मैं बता रहा हूँ, हम आज के इस लेक्चर में आरएनए पॉलीमरेज के बारे में ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि जो इसका कोर एंजाइम्स है, यहाँ पर आपको क्या चमक रहा है, 2 अल्फा चमक रहे होंगे, ठीक है ना। एक बीटा चमक रहा होगा, एक बीटा डैश चमक रहा होगा एंड एक आपको ओमेगा चमक रहा होगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा 2, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बीटा डैश, ठीक है ना, बीटा डैश एंड बीटा एंड ओमेगा, यानी कि अल्फ़ा 2, बीटा डैश, बीटा एंड ओमेगा मिल करके कोर एंजाइम्स बनाते हैं। कौन सा एंजाइम्स बनाते हैं? कोर एंजाइम्स बनाते हैं। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। सिग्मा आपका अलोन होता है, यानी कि अकेला होता है, ठीक है ना। और सिग्मा फैक्टर एंड कोर एंजाइम्स मिलकर ही आपके आरएनए पॉलीमरेज बनाते हैं। देखो, हो सकता है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ या फिर धीरे चल रहा हूँ, तो आप
स्पीड अपनी बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा भी था कि मैं आपको दिखाता, यहाँ पर देखो भाई ये पाया जाता है एंड आगे बढ़ जाता है इस स्लाइड में, लेकिन यहाँ पर आप सीखने के लिए आए हो, ठीक है ना। और जब तक यहाँ पर कुछ नया नहीं सीखोगे तब तक CSIR में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको इतना पता है कि भाई कोर एंजाइम से अल्फ़ा 2 बीटा डैश बीटा ओमेगा पाया जा रहा है, तो ये तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर सेपरेट इनके फंक्शन पूछ लिए कि अल्फ़ा 2 का फंक्शन क्या है, बीटा डैश का फंक्शन क्या है, बीटा का फंक्शन क्या है, ओमेगा का फंक्शन क्या है, वो इम्पोर्टेंट है आपका CSIR के लिए, तो वो मैं बताने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि हाँ स्पीड का मैं पहली बार देख रहा हूँ तो यही स्पीड रखो, सेकंड बार देख रहा हो तो स्पीड को इंटू 2 की स्पीड में कर लो, 1.5 की स्पीड में कर लो, ठीक है ना। आप तब स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन अभी समझो, अपने मगज में डालो कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। तो अब आपको पता लगा होगा कि एक होलो एंजाइम्स के अंदर एक सिग्मा फैक्टर पाया जाता है, 2 अल्फ़ा पाए जाते हैं, एक बीटा डैश एंड बीटा एंड एक ओमेगा पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका RNA पॉलीमरेज का थोड़ा सा एक डायग्राम था। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका बैक्टीरियल पॉलीमरेज होता है, इसका पहला जब हम पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, तो उसमें देखते हैं क्या निकलता है कि बैक्टीरियल सेल पोसेसेस सिंगल टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज, यानी कि एक सिंगल टाइप का RNA पॉलीमरेज ही पाया जाता है दैट कैटालाइज सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ RNA मॉलिक्यूल। केवल एक सिंगल टाइप का RNA पॉलीमरेज ही ऑल टाइप के RNA को बनाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट, द कंपोनेंट ऑफ RNA polymerase that catalyze synthesis of RNA using a DNA template is called core enzymes। द कंपोनेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज, जो RNA पॉलीमरेज होता है दैट कैटालाइज सिंथेसिस, यानी कि कैटालाइज करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है, सिंथेसिस ऑफ RNA का बनना यूजिंग ए DNA टेम्पलेट, जहाँ पर DNA टेम्पलेट यूज करा जाता है, इज कॉल्ड कोर एंजाइम्स, ठीक है ना। तो इस कोर एंजाइम्स का काम क्या होता है? कोर एंजाइम्स का काम होता है बेसिकली पॉलीमराइजेशन का, ठीक है ना। यानी कि जो आपका RNA बन रहा है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है आपको कोर एंजाइम्स की, ठीक है ना। उसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ती है? आपको कोर एंजाइम्स की। और ये आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चे समझते हैं कि आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन के लिए या फिर RNA बनाने के लिए होलो एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, बट बच्चे वहीं पर ही गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। हम बात करेंगे कि होलो एंजाइम्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट क्या है कि यूजिंग DNA टेम्पलेट, यानी कि DNA पॉलीमरेज का यूज अगर हम कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं तो केवल हमें कोर एंजाइम्स की ज़रूरत ही पड़ती है, ठीक है ना। तो अभी क्या आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा, थोड़ा मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है ना। जिसकी समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। अब थर्ड स्टेटमेंट पर चलते हैं। द कोर एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया RNA पॉलीमरेज कंसिस्ट ऑफ 5 सब यूनिट। जो आपका कोर एंजाइम्स होता है उसके अंदर 5 सब यूनिट होती है। हमने अभी पीछे भी पढ़ा है कि आपका कोर सब यूनिट है, उसके पास 5 सब यूनिट होती है, 2 अल्फ़ा, एक बीटा डैश, एक ओमेगा। तो ये हो गई कितनी आपकी 5 सब यूनिट, ठीक है ना। यानी कि 2 कॉपीज ऑफ अल्फ़ा सब यूनिट, मैं यहाँ पर आपका जो है इसको मार्क कर देता हूँ, 2 कॉपीज ऑफ अल्फ़ा सब यूनिट एंड 1 ईच ऑफ बीटा डैश, बीटा एंड ओमेगा सब यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। द 5th सब यूनिट, यहाँ पर 5th फैक्ट, यहाँ पर जो है सेकंड फैक्टर, ठीक है ना। इसको यहाँ से काटो, ये होगा, मैं आपको इसको जो है सही करके दे दूंगा PDF में। द सेकंड सब यूनिट या फिर सेकंड फैक्टर, यहाँ पर सेकंड फैक्टर आना चाहिए पूरा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर सेकंड फैक्टर जो कि कोर एंजाइम से जुड़ता है। सेकंड फैक्टर होता है आपका सिग्मा इज इन्वॉल्व ओनली इन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। तो यहाँ पर इसका फंक्शन लिखा हुआ है सिग्मा। इसका फंक्शन केवल और केवल इतना होता है कि ये इनिशिएशन कराता है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है ना। जबकि कैटेलाइज करने के लिए कैटलिस्ट की तरह कौन काम करता है? कोर एंजाइम्स काम करता है।
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं सही कर दूंगा इस वाली लाइन को पीडीएफ में। यानी कि सेकंड जो फैक्टर होता है, सेकंड फैक्टर सिग्मा इज इन्वॉल्व ओनली इन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ठीक है ना। यानी कि क्या बोल दिया है वो देखने की आप जरा थोड़ी सी कोशिश करो। यहाँ पर आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज में दो फैक्टर है, एक होता है कोर, एक होता है कोर वाला पार्ट, ठीक है ना, जिसको हम कोर एंजाइम्स बोलते हैं। दूसरा है आपका सिग्मा फैक्टर। अगर आपका कोर एंजाइम्स है तो कोर एंजाइम्स में आपका क्या क्या पाया जा रहा है, दो पाया जा रहा है आपके अल्फ़ा, एक पाया जा रहा है आपका बीटा डैश, ठीक है ना, एक पाया जा रहा है बीटा डैश, सेकंड बीटा पाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपका बीटा है, बीटा, एंड फिर आपका ओमेगा पाया जा रहा है। ये जो कोर एंजाइम्स है एक्चुअल में ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कैटलिस्ट की तरह। जबकि जो ये सिग्मा फैक्टर है ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएशन कराने का काम कर रहा है। यानी कि ये क्या काम कराएगा, ये किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट कराने का काम करता है ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है ना। इतनी बात आई होप गाइज आपको जो है पता हो और पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि जो कोर एंजाइम्स है आपका, कोर एंजाइम्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्योंकि कोर एंजाइम के फंक्शन आपको पता होने चाहिए और ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा की, ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा की दो सब यूनिट है जिसको हमने 2 अल्फ़ा बोला है। तो अगर एक अल्फ़ा भी लिख देंगे तो बात वही है, या फिर मैं इसको 2 ही कर देता हूँ आपके लिए कि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका काम होता है असेंबली करने का। यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको उसमें आपने देखा कि काफ़ी सारी सब यूनिट पाई जा रही हैं, तो उनको असेंबल करने का काम, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा, वो करेगा आपका अल्फ़ा, ठीक है ना। यानी कि 2 अल्फ़ा काम किसका काम करेंगे, असेंबल का काम करेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जबकि जो बीटा एंड बीटा डैश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बीटा एंड बीटा डैश क्या काम करते हैं, ये आपका एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये किसकी तरह काम करेंगे, ये आपका कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, ठीक है ना, ये आपकी कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। यानी कि एक्चुअल में जो रिएक्शन को परफॉर्म कराएंगे वे कौन कराएंगे, बीटा एंड बीटा डैश आपके परफॉर्म कराएंगे। इसके बाद जो आपका सिग्मा होता है, ये सिग्मा आपका प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करा करके, जो प्रमोटर रीजन अभी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करता है सिग्मा रीजन, ठीक है ना। तो ये इसका काम क्या होता है, ये प्रमोटर रीजन को सर्च करेगा, ढूंढेगा एंड रिएक्ट जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको स्टार्ट कराएगा, ठीक है ना। यानी कि इस सिग्मा फैक्टर का काम भी आपसे पूछा जाता है। याद रख लेना, सिग्मा फैक्टर का काम होता है कि ये आपका जो है प्रमोटर को सर्च करेगा, ढूंढेगा एंड उस पर आरएनए पॉलीमरेज को जुड़वाएगा एंड जुड़वाने के बाद तब जा कर के ये आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन करवाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ओमेगा की बारी आती है और ये आपको पता होना चाहिए। ओमेगा का क्या काम फंक्शन होता है कि रिक्वायर टू रिस्टोर डीनेचर आरएनए पॉलीमरेज इन विट्रो टू इट्स फुल्ली फंक्शन फॉर्म। यानी कि ये क्या काम करता है, ये आपका स्टेबलाइज का काम करता है, ठीक है ना। ये किसका काम करता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ का काम करता है। तो ये स्टेबलाइज का काम करता है, यानी कि ये जो है स्टेबलाइज करके रखेगा, ठीक है। तो आपको अल्फ़ा का काम, बीटा डैश का काम, आपको सिग्मा का काम एंड ओमेगा का काम क्लियर कट पता होना चाहिए। जीन आपसे पूछे नहीं जाते तो आपको वरी करने की ज़रूरत है नहीं। बस अगर आप याद करना चाहोगे तो आरपीओ से अल्फ़ा, बी से बीटा, सी से बीटा डैश, डी से यहाँ पर सिग्मा डी। तो यहाँ पर आरपीओ डी होता है एंड ओमेगा आरपीओ जेड, ठीक है ना। अगर आपको ग्रीक लैंग्वेज का पता हो तो ग्रीक लैंग्वेज में सबसे लास्ट में आपका ओमेगा आता है, ठीक है ना। और ABCD की लैंग्वेज में बात करो तो सबसे लास्ट में जेड आता है।
तो आप इसको इस बात से याद रख सकते हो, ठीक है ना। आई होप गाइज आपको ये पता होगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखो आरएनए पॉलीमरेज में से अगर ट्रांसक्रिप्शन पूछा जा रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज में से चांस होते हैं कि 50% जो क्वेश्चन है वो आपसे आरएनए पॉलीमरेज के बारे में ही पूछे जाए, इसलिए आपको जो है इनके फंक्शन याद होने चाहिए। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है ना। कि बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज जिसको हम होलो एंजाइम्स, जिसमें हमारे क्या क्या आ जाता है, एक तो सिग्मा फैक्टर आ जाता है एंड आपका कोर एंजाइम्स आ जाता है, ठीक है ना। दोनों के फंक्शन आपको पता होने चाहिए क्लियर कट। जो आपका सिग्मा है वो प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करता है एंड जो कोर होता है, जो कोर एंजाइम्स होता है वो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे और करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर सिग्मा फैक्टर अब्सेंट होता है, अगर सिग्मा फैक्टर अब्सेंट होता है तो मुझे बताओ क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर सिग्मा फैक्टर अब्सेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो आपका आंसर है यस, बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन होगा अगर ये यहाँ पर हमारा सिग्मा फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो एक्चुअल में सही नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन तो होगा लेकिन एक्चुअल में सही नहीं होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनिशिएशन साइट है, उसको आइडेंटिफाई करता है ये सिग्मा, और सिग्मा नहीं होगा तो मान लो ये आपका डीएनए है, ये आपका कौन है, डीएनए। अब कोर एंजाइम्स आएगा एंड कोर एंजाइम्स कहीं पर भी अटैच हो सकता है, ठीक है ना। अब ये प्रमोटर पर अटैच नहीं होगा, क्योंकि प्रमोटर पर तब अटैच होता जब ये सिग्मा फैक्टर होता, ठीक है ना। अब ये है नहीं है ऐसा कि सिग्मा फैक्टर है, तो ये डीएनए पर ये जो कोर एंजाइम्स मैंने यहाँ पर बनाया है ये डीएनए पर कहीं पर भी अटैच होगा एंड जब ये अटैच होगा तो अब यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि कोर एंजाइम्स जो है वो ट्रांसक्रिप्ट कर सकता है लेकिन सही तरीके से नहीं करेगा, यानी कि सही नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर सिग्मा फैक्टर नहीं है, और सिग्मा फैक्टर ही आपको जो है पहले ये सिग्मा फैक्टर ही प्रमोटर पर बाइंड करता है। याद रख लेना, आपसे लोकेशन भी पूछी जाती है कि अगर सिग्मा फैक्टर है तो वो कहाँ पर बाइंड करता है, तो सिग्मा फैक्टर बाइंड ऑलवेज प्रमोटर, ठीक है ना। सिग्मा फैक्टर आपका प्रमोटर पर बाइंड करता है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़े स्टेटमेंट देख लेते हैं। द कोर एंजाइम्स हैज एफिनिटी फॉर मोस्ट डीएनए कैन ट्रांसक्राइब आरएनए ऑन देयर ओन, ठीक है ना, एनीवेयर ऑन डीएनए टेम्पलेट। अगर कोर एंजाइम्स है तब ये जो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होना है ये हो जाएगा, लेकिन ये एनीवेयर ऑन डीएनए टेम्पलेट पर कहीं पर भी हो सकता है। बट इट इज नॉट या फिर नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है ना, बिकॉज दे डू नॉट रिकॉग्नाइज प्रमोटर सीक्वेंस। जब प्रमोटर रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा, क्योंकि प्रमोटर के आगे ही हमारी क्या होती है, स्टार्टिंग साइट्स होती है, ठीक है ना। प्रमोटर के आगे ही हमारी स्टार्टिंग साइट्स होती है, और जब प्रमोटर के आगे जब हमारा प्रमोटर ही नहीं पहचाना जाएगा, यानी कि हमारा जो कोर एंजाइम्स है वो डीएनए पर कहीं पर भी अटैच हो रहा है एंड अटैच होकर के क्या करवा रहा है, वो अटैच होकर के हमारा ट्रांसक्रिप्ट करवा रहा है, यानी ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। But in bacterial cell, RNA polymerase core enzyme initiate transcription only at a promoter because a specialized subunit. RNA polymerase core enzymes initiate transcription only at promoter because of specialized subunit called sigma factor. अगर सिग्मा फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर सिग्मा फैक्टर है तब ये ऑलवेज प्रमोटर पर ही बाइंड करेगा, ठीक है ना। तब ये कहाँ पर बाइंड करेगा, प्रमोटर पर बाइंड करेगा, डायरेक्ट कोर एंजाइम्स टू प्रमोटर, ठीक है ना। ये डायरेक्ट प्रमोटर पर जाकर ही बाइंड करेगा। सिग्मा फैक्टर मेक्स डायरेक्शन कॉन्टैक्ट विद द प्रमोटर सीक्वेंस एंड देयरबाय इंश्योर दैट ट्रांसक्रिप्शन बिगिन एट द प्रॉपर पोजीशन इन डीएनए।
यानी कि जो ये सिग्मा है ये ही डिसाइड करवाती है कि प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपका जो है प्रॉपर वे में होना चाहिए। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द सिग्मा सब यूनिट एंड पॉलीमरेज कोर एंजाइम इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम्स। और जब आपका कोर एंजाइम से सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है तब हम उसको होलो एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया कंटेन ए वैरायटी ऑफ सिग्मा फैक्टर दैट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज डिफरेंट प्रमोटर साइक्लोन्स। और जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें डिफरेंट जो है जो प्रमोटर होता है उसके ऊपर डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं, ठीक है ना। हम आगे बात करेंगे जब हम प्रमोटर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सीक्वेंस आपके होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर क्या होता है, ठीक है ना, वीक प्रमोटर क्या होता है, ये सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था सबसे पहले ही कि आपका सिंगल आरएनए है, ठीक है ना, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज आपका सिंगल है, ठीक है ना, आरएनए पॉल जो है आपका सिंगल है, बट यही आपका आरएनए भी बना रहा है, यही आपका एमआरएनए भी बना रहा है, यही आपका टीआरएनए भी बना रहा है, और यही आपके अदर जो एमआरएनए जो अदर प्रोटीन के लिए एमआरएनए की ज़रूरत होती है वो भी यही बना रहा है, ठीक है ना। यानी कि आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया में अब नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, ठीक है ना। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, यानी कि अगर कहीं पर हीट ज़्यादा है तो उन्हें हीट एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी प्रोटीन बनानी पड़ेगी जो उन्हें हीट से बचा सके, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, तो उनको जो है स्ट्रेस से बचाने के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सब प्रोटीन का बनना केवल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से ही पॉसिबल हो रहा है। तो ऐसा इस आरएनए पॉलीमरेज में क्या है कि ये सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही ये सारी के सारी प्रोटीन बना रहा है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, आंसर इसका है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सिग्मा फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये सिग्मा फैक्टर जो डिफरेंट टाइप के होते हैं ये ही डिसाइड करते हैं कि अब कौन सी प्रोटीन बननी है, ठीक है ना, अब कौन सी प्रोटीन बननी है, क्योंकि ये सिग्मा फैक्टर डिफरेंट प्रोमोटर से जुड़ते हैं, ठीक है ना। और ये डिसाइड करवाते हैं कि भाई साहब अब ऐसा है हीट सोक प्रोटीन बनाओ, या फिर आपकी जो है एनवेलप प्रोटीन बनाओ, या फिर कुछ ऐसे प्रोटीन बनाओ जो कि स्ट्रेस कंडीशन में काम कर सकें। तो अब इस सिग्मा फैक्टर कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले सिग्मा 70 की, ठीक है ना। सिग्मा 70 सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपके कौन बनाता है, सिग्मा 70 ही बनाता है। इसको हम हाउस कीपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं। हाउस कीपिंग जीन किसको बोलते हैं, हालांकि मैं यूनिट नंबर 4 में पढ़ाऊँगा। हाउस कीपिंग जीन का मतलब होता है कि आपके जो बॉडी होती है उसके अंदर ये 24 घंटे एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, 24 घंटे एक्टिव होते हैं। और आपकी बॉडी में अनरेगुलेशन, किसी भी चीज़ का अनरेगुलेशन हो, ठीक है ना, चाहे वो अनकंट्रोलेड टिश्यू हो, अनकंट्रोलेड सेल हो, मेटाबॉलिज्म हो, उससे बचाने का काम करते हैं ये हाउस कीपिंग जीन, ठीक है ना। और अगर मैं वर्क की बात करूं तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है, 1 सेल की, 2 सेल 2 की, 4 सेल 4 की, 8 सेल, उसमें इनकी कंटिन्यूसली आवश्यकता होती है, यानी कि कंटिन्यूसली नीडेड होती है। तो सिग्मा फैक्टर इसलिए आपका ज़रूरी होता है, ठीक है ना। इसके बाद सिग्मा 54, सिग्मा 54 आपसे पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है ना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके लिए कौन सा सिग्मा जिम्मेदार है, तो सिग्मा 54 यहाँ ये क्या करता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन जीन भी बोल देते हैं इसको, एंड नाइट्रोजन स्टारवेशन में काम करता है, ठीक है ना। यानी कि अगर बैक्टीरिया, देखो यहाँ पर तो मैंने ऊपर ह्यूमन के ले लिया, लेकिन हम बैक्टीरिया पढ़ना है, इस बात को कंफ्यूज मत होना। बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसे जीन्स होते हैं जो कि हाउस कीपिंग की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो सिग्मा 54 है वह नाइट्रोजन एसिमिलेशन का काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन स्टारवेशन के समय जो है हेल्पफुल
होते हैं। इसके बाद सिग्मा 32 को हम हीट शॉक जीन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में ये क्या काम करते हैं, हीट शॉक स्टेट से बचाते हैं, यानी कि ये अनफोल्ड प्रोटीन को जो है अनफोल्डिंग कराते हैं। यानी कि देखो अगर हीट बढ़ेगी तो प्रोटीन की अनफोल्डिंग होगी, और वो अनफोल्डिंग ना हो उससे बचाने के लिए यहाँ पर सिग्मा 32 का यूज होता है। ठीक है ना, ऐसी प्रोटीन बनेगी जो कि आपकी जो है हीट शॉक से बचा सके। इसके बाद सिग्मा 28 फ्लैजुला असेंबली एंड कीमोटैक्सिस करवाती है आपकी बैक्टीरिया के अंदर। अब ये कीमोटैक्सिस क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। फ्लैजुला मैं आपको बता चुका हूँ, इनमें अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है ना, किस चीज़ के बने हुए होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, ये क्या काम करते हैं, कंडीशन द प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल फ्लैजुला बनाती है एंड कीमोटैक्सिस करवाती है। इसके बाद अगर ये सिग्मा एस, यहाँ पर ये सिग्मा एस है, सिग्मा एस स्ट्रेस रेगुलेटर जीन होते हैं। यानी कि अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, जहाँ पर रोस रिएक्शन होती है, या फिर यूवी रेडिएशन हुआ, या फिर एसिडिक कंडीशन हुआ, बेसिक कंडीशन हुआ, पीएच बढ़ना घटना हुआ, तो वहाँ पर ये सिग्मा एस जो है वो एक्टिव होता है एंड स्ट्रेस रेगुलेटर जीन की तरह काम करता है। ठीक है ना। इसके बाद सिग्मा ई, ये आपका सिग्मा ई है, ये जीन दैट रिस्टोर एनवेलप इंटीग्रिटी, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो एनवेलप है, ठीक है ना, जो सेल वॉल के ऊपर एक मैंने आपको बताया था स्लिम लेयर कैप्सूल पाया जाता है, उसकी इंटीग्रिटी को मजबूत रखने के लिए यहाँ पर सिग्मा ई पाया जाता है। ठीक है ना, क्या पाया जाता है, सिग्मा ई पाया जाता है। ये क्या काम करता है, ये अनफोल्डेड प्रोटीन इन द सेल एनवेलप, ठीक है ना, यानी कि ये भी आपका अनफोल्डिंग से बचाता है सेल एनवेलप को। ठीक है ना, सेल एनवेलप में बेसिकली आता क्या क्या है, तो जो भी सेल के बाहर का, यानी कि सेल एनवेलप में आपका सीएम भी आएगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन भी आएगा, ठीक है ना, कैप्सूल भी आएगा, ठीक है ना, सेल वॉल भी आएगा, इस बात को याद रख लेना। ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके सेल एनवेलप में आते हैं। इतनी बात पता चली, इम्पोर्टेंट है गाइज, इसको मत भूलना, याद रख लेना। इसको मैं एस कर देता हूँ एंड इसको मैं ई कर देता हूँ, ठीक है ना। इतनी बात आपको याद रखनी है और ये आपसे पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन आ चुका है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि आपसे पूछा जाता है कि बताइए आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कितने चैनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 5 चैनल आपके प्रेजेंट होते हैं। अब ये चैनल क्या है, कैसे कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जो है जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। मान लो आपका जो है एक जो है ये मैं क्या बना रहा हूँ, आरएनए पॉलीमरेज बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ज़रा टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो है वो सही बनाने की कोशिश करूँगा। ये आपका जो है इसको मैं बना लेता हूँ, एक सेकंड रुको। तो देखो मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जो है आपका ये बन करके रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा और इंतज़ार करो, बस हो लिया, बन लिया, मतलब कि आपका बन गया है, ठीक है ना। ये जो है आपका इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया आपका आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना, क्या बना दिया है, आरएनए पॉलीमरेज बना दिया। अगर मैं नाम देना चाहूँ इसके कि क्या क्या नाम होते हैं, तो ये होता है आपका बीटा डैश, ये क्या होता है, ये होता है आपका बीटा डैश, ये होता है आपका वीटा, ये होता है आपका वीटा, ये होता है आपका ओमेगा, ठीक है ना, एंड ये होता है आपका अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा। और अल्फ़ा का जो आपका सी टर्मिनल होता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सी टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं CTD, ठीक है ना, CTD, इसको बोलेंगे CTD,
डी कार्बोक्जिलिक टर्मिनल, ठीक है ना, कार्बोक्जिलिक टर्मिनल बोलते हैं। तो ये आपका एक आरएनए बना है। अब पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो आपने केकड़ा देखा है, केकड़े के जो पैर होते हैं, जो पिंसर होते हैं, केकड़े के जो क्रेब पिंसर, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर देता हूँ, क्रेब पिंसर, क्रेब पिंसर, ठीक है ना, क्रेब पिंसर। तो जो केकड़ा होता है, केकड़े के जो पैर होते हैं ना अगले वाले ऐसे करके, तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर इसका वैसे तो फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। जो बीटा एंड बीटा डैश है, ये कैटालिटिक यूनिट परफॉर्म करता है, यानी कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जो ओमेगा होता है, ओमेगा स्टेबलाइज करने का काम करता है, ठीक है ना। एंड ये जो अल्फ़ा है, ये असेंबली का काम करती है। ये किसका काम करती है? असेंबली का काम करता है। ये जो CTD है, ये जो CTD है, ये UPE, अब ये UPE क्या होता है? अप स्ट्रीम प्रमोटर होता है। आपको केवल अभी UPE से का ही देखना है, ठीक है ना। UPE से जुड़ता है, ठीक है ना। ये UPE क्या होता है मैं आपको जो है बाद में बताने वाला हूँ। अब ये हो गया आपका कोर प्रमोटर। ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका कोर प्रमोटर। और अगर मैं यहीं पर आपका सिग्मा फैक्टर बनाना चाहूँ तो सिग्मा फैक्टर कैसा बनेगा? तो याद रखो, सिग्मा फैक्टर कुछ इस प्रकार से आपका जो है जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। सिग्मा फैक्टर इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। और इस सिग्मा फैक्टर की 4 यूनिट होती है, 4 सब यूनिट होती है, ठीक है ना। सब 4 क्या होती है? 4 सब यूनिट होती है, जिसको हम अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 बोलते हैं, अल्फ़ा 4 बोलते हैं। और एक बात यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी अल्फ़ा 4, ये जो अल्फ़ा 4 एंड अल्फ़ा 3, ये जो 2 यूनिट होती हैं, ये ही प्रमोटर से बाइंड करती हैं। ये ही किससे बाइंड करेंगी? ये ही आपकी प्रमोटर से बाइंड करेंगी। तो अब यहाँ पर आप देखो प्रमोटर से कौन कौन बाइंड कर रहा है। जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा का जो CTD है, ये आपका ये भी प्रमोटर से बाइंड करेगा, लेकिन ये अपस्ट्रीम बाइंड करता है। हम देखेंगे UPE क्या होता है। एंड जो डायरेक्ट प्रमोटर से बाइंड कर रहा है वो आपका जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर का अल्फ़ा 4 एंड अल्फ़ा 1 जो आपका डायरेक्ट बाइंड कर रहा है। तो ये एक आपका होलो एंजाइम्स है। ये क्या है? होलो एंजाइम्स है, ठीक है ना। होलो एंजाइम्स है किस चीज़ का? RNA का। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात और समझो कि हमने अभी पीछे बात करी थी चैनल के ऊपर, ठीक है ना, कि इसमें कितने चैनल होते हैं? 5 चैनल होते हैं। अब ये 5 चैनल का मतलब क्या? 5 चैनल का मतलब क्या? मान लो मैं यहाँ पर ये एक आपका RNA बना देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको पूरा नहीं बना रहा, हालांकि आपको पूरा जो है पता चल चुका है, ठीक है ना, पूरा पता चल चुका है। तो अब इसमें 5 चैनल पाए जाते हैं। 5 चैनल कैसे कैसे पाए जाते हैं भाई साहब? एक चैनल तो बड़ा वाला हो गया ये, ठीक है ना, एक चैनल हो गया ये। दूसरा चैनल मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, दूसरा चैनल मैं बना देता हूँ यहाँ पर। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर ये चैनल क्यों बनाए हैं, ठीक है ना, ये चैनल क्यों बनाए हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। अच्छा, तीसरा चैनल मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ये तीसरा चैनल हो गया, ये चैनल नंबर 4 हो गया, चैनल नंबर 4। एंड ये चैनल नंबर 5, ये आपका चैनल नंबर 5 हो गया। अब इसको बनाने के पीछे मेरा रीज़न क्या, मतलब इसको बनाने के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है ना। तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि ये जो RNA है, ये जो RNA है, अब ये कहाँ पर अटैच होता है? ये होता है आपका DNA पर अटैच। मान लो ये DNA है, ठीक है ना। अब ये DNA पर जा कर के अटैच होगा इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से अटैच होता है। तो अब आपको तो ऐसा चमक रहा होगा, लेकिन अगर इसका ओरिजिनल डायग्राम बनाया जाए तो देखो मैं आपको थोड़ा सा ओरिजिनल डायग्राम इसका बना करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहीं पर एक पेपर ले लेता हूँ खाली सा, ठीक है ना, ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। मान लो ये आपका कोई डबल स्टैंडर्ड DNA है। ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड DNA है,
तो इसको मैं बाद में ही बनाऊंगा, पहले मैं आपका आरएनए बना लेता हूँ। तो मान लो ये कोई आपका एक आरएनए है, ठीक है ना, ये आपका कोई एक आरएनए है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये पिंसर टाइप के इसके निकले हुए हैं। अब होता क्या है कि ये डीएनए पे काम करता है, तो डीएनए पे काम करेगा। डीएनए अब इस प्रकार से एक डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए इस प्रकार से है। तो अब मैंने बताया इसमें कितने चैनल हैं, 5 चैनल। तो एक चैनल से तो ये डीएनए एंटर करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ये एंटर करेगा, ठीक है। दूसरे चैनल से क्या होगा कि जब ये पॉलीमराइजेशन करेगा तो इसको एनटीपी चाहिए होती है ना, न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे। तो एक चैनल से न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वे इसके राइबो न्यूक्लियोटाइड जिसको आप बोल सकते हो वे इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना। जब राइबो न्यूक्लियोटाइड अंदर आएंगे तभी तो हमारा किसका निर्माण होगा, आरएनए का निर्माण होगा। यानी कि एक चैनल इसको चाहिए हमारा किसके लिए, आरएनए को बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। और अब देखो इम्पोर्टेंट और मज़ेदार बात ये होती है कि भाई साहब इसके जो ये 2 स्टैंड हैं, ये दोनों स्टैंड अलग अलग चैनल से निकलते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये चैनल से निकलने के बाद तब जा कर के ये आपस में बाद में मिलते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आप चैनल गिन लो, चैनल कितने हो गए हैं। एक चैनल आपका ये वाला बन जाता है, ठीक है ना, मैं सही करके बना देता हूँ। एक चैनल आपका ये वाला बन जाता है, ठीक है ना। एक चैनल ये हो गया, एक चैनल ये हो गया। तो अब आप चैनल गिन लो, चैनल यहाँ पर कितने हो गए हैं। तो पहला चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, नंबर 4 चैनल एंड नंबर 5th चैनल। तो यहाँ पर आपको 5 चैनल मिल रहे हैं। तो एक में डबल स्टैंडर्ड जा रहा है, दूसरे से न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं, तीसरे से सिंगल स्टैंडर्ड, तीसरे और चौथे से सिंगल स्टैंडर्ड आपका जो है आरएनए निकल रहा है, एंड 5वें से आपका कौन बाहर निकल रहा है, आपका आरएनए बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके 5 चैनल पाए जाते हैं। देखो हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा चला गया हो, लेकिन गाइज इस चीज़ को आप समझो। अगर इस चीज़ को समझोगे ना तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। और आरएनए पॉलीमरेज आपको पता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार के आपको मैंने जो है चैनल बना करके भी दिखा दिए हैं। अब कौन कौन से चैनल है यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पहला यहाँ पर एनटीपी यानी कि न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जहाँ से आपके जो एनटीपी है न्यूक्लियोटाइड एंटर करेंगे, यानी कि न्यूक्लियोटाइड अपटेक चैनल होगा। अलाउ राइबो न्यूक्लियोटाइड टू एंटर द एक्टिव सेंटर, यानी कि ये वाला, ठीक है ना। द आरएनए एग्जिट चैनल, यानी कि जहाँ से आपका आरएनए बन करके बाहर निकल रहा है, ये वाला, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम डीएनए चैनल, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम ये रहा, ये एक से टेम्पलेट वाला निकलेगा, एक से नॉन टेम्पलेट वाला निकलेगा। यानी कि जो आपका टेम्पलेट स्टैंड है एंड नॉन टेम्पलेट स्टैंड है वे आपका एक यहाँ से एक यहाँ से। जो डाउन स्ट्रीम डीएनए चैनल है, डाउन स्ट्रीम मतलब ये वाला, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम मतलब ये वाला। तो अब आपको 5 चैनल के बारे में पता लग गया होगा, ठीक है ना, 5 चैनल के बारे में पता लग गया होगा। एंड ये जो आरएनए है ये किस प्रकार से परफॉर्म करता है इसके बारे में भी आपको पता लग गया होगा। तो गाइज ये था आपका आरएनए पॉलीमरेज। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे प्रमोटर के बारे में। बैक्टीरियल प्रमोटर क्या होता है इसको भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कुछ नया सीखने को मिला इस लेक्चर से तो चैनल को लाइक करो अभी, ठीक है ना, इस वीडियो को लाइक करो। और अगर कोई आपके साथ CSIR की तैयारी कर रहा है तो उसको आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है ना। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड कर, मतलब आपकी इच्छा है, आप शेयर करो ना करो। अगर आपको ये इनिशिएशन अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।